क्या है, दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आप समझिए कि कोई अर्थमेटिक सीरीज, सबसे पहली बात तो आपको समझना ये पड़ेगा कि अर्थमेटिक सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एक सीरीज है, क्या है, एक सीरीज है जिसमें क्या होता है, कोई टर्म्स, ठीक है, टर्म्स और माइनस प्रीवियस टर्म्स है ना, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको अर्थमेटिक सीरीज बोल देंगे। क्या बोलेंगे, किसी भी टर्म्स को उठा लीजिए, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज में अगर होगा तो कोई भी बीच से भी कहीं से भी, ठीक है, कोई टर्म्स उठा लीजिए और उसके पीछे वाला टर्म्स को माइनस करेंगे तो, है ना, ऐसे 2-3 बार कर लीजिए, 2-3 टर्म्स को उठा के देखिए, उसका पीछे वाला टर्म माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो जब हमेशा कांस्टेंट आएगा वैल्यू, क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ऐसे सीरीज को अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। और इसमें देखिए, तो इसके जो है ना, फर्स्ट टर्म्स को, इसके जो फर्स्ट टर्म्स होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म, उसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और जो कॉमन डिफरेंस है, ये कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट जो टर्म्स है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि इसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। किससे, डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। और जो लास्ट टर्म्स होता है ना, ठीक है, लास्ट टर्म्स, ठीक है, इसको जनरली हम एल से लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे एन लिखा रहता है, एन, ठीक है, क्या है, कहीं कहीं पर एन लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए जब एन टर्म्स है, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, ये एल हो गया, ठीक है, चलिए, लास्ट टर्म्स एल है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स को मान लो एन है, या कुछ भी मान सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, एन है, ठीक है। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट करने का जो तरीका है, ठीक है, इंडिकेट करने का जो तरीका है, सूचित करने का जो तरीका है, इसको आप इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी, ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये है, मतलब एक सीक्वेंस में अगर ये समेशन निकालने एक तरह से, ठीक है, सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म्स, ए प्लस टू डी, ठीक है, और ए प्लस 3d, इस टाइप से बढ़ता है। ठीक है, और एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस टाइप से आप किसी जो अर्थमेटिक सीरीज है उसको आप इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, और देखिए ये है क्या पता है, ये एक तरह से बीच में समेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो समेशन भी निकल जाएगा इसी से। ठीक है, इसी से आप समेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसको सारा जोड़ेंगे तो आपका जो है, ठीक है, तो ये टी एन जो है आपका लास्ट टर्म को दिखाता है ना, टी एन है, ये हो जाएगा ए प्लस, है ना, एन माइनस वन इंटू डी,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो सम है, ठीक है, ये तो हो गया आपका एक जनरल टर्म्स, ठीक है, कि इस टाइप से अगर कोई है ना अर्थमेटिक सीरीज में है तो उसको अलग अलग करके जोड़ देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, इतना करना, इतना लंबा चौड़ा करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, इसी से फॉर्मूला इसी से आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो डिराइव करके आता है ना, इसको लिखेंगे, ये टी एन लास्ट टर्म्स हो गया, यानी कि इसको एल भी लिखेंगे, ठीक है। ये जो एल निकाले हैं ना यहाँ पे, एल ये वाला, ठीक है, उसको यहाँ भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए जो पदों का योग है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो होगा आपका n अपॉन टू क्या हो जाएगा, n अपॉन टू, ठीक है, इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में, बोलो, डी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते, देखिए इसको और जो ब्रेकअप करेंगे n अपॉन टू, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ही चीज है। अब देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक क्या लिखते हैं, यहाँ तक ऊपर देखिए जरा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम है, तो उसके जगह पर हम l लिख देंगे, यही है n अपॉन टू इंटू ए प्लस, जिसको लिखेंगे l, n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को ऐड कर देंगे और n अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है, सम ऑफ n टर्म्स, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए एक आता है अर्थमेटिक मीन, क्या है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ए टर्म्स है और बी इस टाइप से तीन टर्म्स है, ठीक है, तो ए जो है आपका बीच का टर्म्स है, ठीक है, तो ए निकालने का जो तरीका होगा, मतलब अर्थमेटिक मीन इसको कहेंगे, ठीक है, तो ये जो होगा ए बराबर, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होगा फर्स्ट टर्म्स और जो अंतिम टर्म्स होगा उसको ऐड कर दीजिए और टू से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला टर्म्स निकल जाए। अगर तीन टर्म्स है, ठीक है, क्या है, तीन टर्म्स ए, कैपिटल ए और बी है, ठीक है, तीन टर्म्स है और ये अर्थमेटिक के अंदर है, अर्थमेटिक सीरीज के अंदर है, ठीक है, तो इसका जो मीन होगा, ठीक है, इनका जो मीन होगा बीच वाला टर्म्स वो ए प्लस बी अपॉन में टू हो जाए, यानी बीच वाला जो टर्म्स होगा, ठीक है, वो ए प्लस बी अपॉन में टू हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, 3
एंड 5 का जो अर्थमेटिक मीन होगा am होगा, क्या होगा, am होगा, ये क्या हो जाएगा 3 + 5 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 2 यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि समानांतर, हिंदी में कहेंगे समानांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, क्या कहेंगे, समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर। किसके ऊपर, ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर। ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, किसी भी श्रेणी का कोई पद है ना, एवं उसके ठीक पहले वाले पद जो होगा और उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब है टर्म्स, ठीक है, कोई टर्म्स उठा लीजिए बीच से कहीं से भी, ठीक है, और उसके पहले वाले है ना टर्म्स डिवाइड बाय, अनुपात का मतलब डिवीजन है। ठीक है, टर्म्स अपॉन प्रीवियस टर्म्स, प्रीवियस टर्म्स। देखो यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, कोई टर्म्स उठा के देखिए, उसके पहले वाले टर्म्स से डिवाइड कीजिए, और जब ये 2-3 बार करके देखेंगे, कोई भी टर्म्स उठाएंगे पीछे वाले टर्म्स में टर्म्स से डिवाइड करेंगे, तो जब हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट आएगा, समझ जाना है कि ऐसे सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आएगा। किसके अंदर, ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर। क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है ना। तो देखिए ये इस टाइप से लिख सकते हो, ए है ना, ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर के पावर है ना, इस टाइप से डैश डैश कर दे n-1। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, लास्ट टर्म्स n-1 क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ ए से शुरू हुआ है और यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब इस टाइप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म्स जो होगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही जो है ना आपका लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला भी बन के आता है। तो इसको लिख सकते हैं Tn बराबर ए आर के पावर n-1, ए आर के पावर n-1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि s बराबर जो होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स a इंटू 1 माइनस आर के पावर n, ये हो जाता है a इंटू, ठीक है, 1 माइनस आर के पावर n, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है ना, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर r जो है एक से क्या है, छोटा है, r जो है एक से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे r जो है एक से छोटा है, r जो है कंडीशन यही है, r एक से छोटा है। अगर r एक से बड़ा होगा तब क्या होगा, r एक से बड़ा होगा तब क्या होगा, जब r एक से बड़ा होगा तो a इंटू आर के पावर n-1 हो जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिए, देखिए a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन में r-1 हो जाएगा। ये कंडीशन है जब r जो है बड़ा होगा एक से, जब r जो है एक से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, ठीक है,
r जो है 1 से बड़ा हो तो ये कंडीशन लग जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स जो होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में सेम चीज लेकिन पावर हट जाएगा r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, अब देखिए इसी में, ठीक है ना, जो गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, तो इसमें जो है ना, अनंत पद होगा। ठीक है, क्या होगा? अनंत पद होगा, यानी अनंत टर्म्स होगा, तो उसका सम कितना होगा? तो उसका सम कितना होगा, ये इस चीज को समझते हैं, है ना। चलिए, देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n जो है जब इन्फिनिटी हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन्फिनिटी हो जाए, तब जो है s क्या निकलेगा? तब जो है s के क्या निकलेगा? तो ऐसे कंडीशन में s जो है a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने देखा है s जो होता है ना, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 होता है, अपॉन में r माइनस 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? इतना होता है। एक बात बताइए, है ना, ठीक है, तो एक बात बताइए ना, तो जब ये r अगर n बराबर इन्फिनिटी हो जाए, इसके इन्फिनिटी, ठीक है, क्या है, इसके जब इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा? ठीक है, और दूसरा ये तो दूसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था? a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में 1 माइनस आर था, यही था ना। ये कब था? जब r जो है 1 से छोटा होता है, जब r जो है 1 से छोटा होता है तब की कंडीशन है। क्या है? तब का ये कंडीशन है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम आपका जो होगा ये, चूँकि ये है ना, r जो है 1 से छोटा है, क्या है, r जो है, इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और 1 से छोटा है, मतलब जैसे मान लो 1/2 है, इसका अगर पावर करोगे जितना ज़्यादा 2 करोगे तो ये 1/4 होता है। ठीक है, अगर 1/2 है, इसके पावर और बढ़ाओगे 3 करोगे तो ये और छोटा होता जाएगा। क्या होगा? ये और छोटा होता जाएगा। इस वजह से तो पावर जब इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, जब वैल्यू है आर है ना, फ्रैक्शन में हो और लेस देन 1 हो, और उसका पावर जितना बढ़ता जाएगा वैल्यू उसका उतना ही कम होता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये सिचुएशन आ जाता है। ए देखिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आर के पावर एन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में 1 माइनस 0, इसको ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस आर तो बचेगा ही बचे। ठीक है, तो इसलिए इसको ए अपॉन लिख देते हैं 1 माइनस आर। ठीक है, कंडीशन यही है, आर जो है छोटा होना चाहिए 1 से। क्या है? आर जो है छोटा होना चाहिए 1 से। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब आता है ना ज्योमेट्रिक मीन का बारी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन है ना, जीएम बोल देते हैं। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, मान लो कोई टर्म्स है ए, बी और सी, ठीक है, 3 टर्म्स है, तो ये जो बीच वाला टर्म्स है ज्योमेट्रिक मीन है, और ये बी जो होगा और रूट अंडर, ठीक है, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी हो जाएगा, ठीक है। यही जीएम है, क्या है? इसी को जीएम बोल देते हैं। बी बराबर रूट अंडर ए सी, क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 12 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन बताना है, जीएम बताना है 12 और 3 का, ठीक है। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 12 इंटू 3, ये वैल्यू आएगा रूट अंडर, है ना, 12 इंटू 3 यानी 36 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ, 36, इसका वैल्यू होता है 6, तो जीएम कितना हो गया? 6 हो गया। जीएम कितना हो गया? 6। ज्योमेट्रिक मीन जो है 6 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए 3 चीज होता है, एएम, जीएम और एचएम। एएम, जीएम, एचएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो देखिए ये तीनों के बीच क्या क्या रिलेशन है। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ समझ रखा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, वैसे एचएम से मतलब ये जल्दी आता नहीं है इस टाइप से, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया पता होना चाहिए कि एचएम होता क्या है। एचएम जो है, देखिए एएम जो है एडिशन में था, जीएम जो है मल्टीप्लाई में था, और एचएम जो होगा ये डिवीजन में होगा। क्या होगा? ये डिवीजन में होगा, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। यानी कि ये सम हो रहा था इसका, मतलब कुछ ऐड करते थे नंबर में, ठीक है। जैसे ए प्लस डी इस टाइप से ऐड हो रहा है ना, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर इस टाइप से, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था। इसमें जो है ये चीज़ यहाँ डिवाइड होगा। क्या होगा? इसमें डिवाइड होगा। जैसे ए है तो दूसरा हो जाएगा ए बाई आर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, चौथा हो जाएगा ए बाई आर क्यूब, इस टाइप से बढ़ रहा है। तो ये जो है डिवीजन में जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी टर्म्स है उसके पहले वाले टर्म्स में, मतलब जो इस टाइप से है ना, ये डिवाइड करते जाएंगे तो कांस्टेंट होगा ये, है ना, ये क्या होगा? कांस्टेंट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज है। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्लियर है। अब जो है ना, अब तीनों के बीच का क्या रिलेशन है? तो इसका जो रिलेशन है एम, ठीक है, एम इंटू एच एम, एम इंटू एच एम जो होता है ये होता है जीएम के बराबर, ठीक है, ये जीएम के बराबर है। अगर इन तीनों के बीच इस टाइप से कुछ रिलेशन आ गया, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ गया, तो आपको तुरंत जो है चुटकियों में ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला रिकॉल करना है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं दिखता है, वो जो है आपको एम, जीएम और एचएम सीरीज दे रखा होगा, 2 सीरीज दे रखा होगा, ठीक है। यानी कि एक दे रखा होगा एम का सीरीज, दूसरा दे रखा होगा जीएम का सीरीज, और उससे पूछ लेगा एचएम क्या होगा,
ठीक है, दो सीरीज, तो वहाँ से आपको पहले AM निकालना पड़ेगा, फिर GM निकालना पड़ेगा, और AM और GM निकाल के फिर जाके HM का कंसेप्ट लगाना है। देखिए अब ये कंसेप्ट काम आएगा। तो पहले हमने बताया है ना AM कैसे निकालते हैं, GM कैसे निकालते हैं और HM कैसे निकालते हैं। ये कंसेप्ट आपको पहले पता चल चुका है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये, है ना। अब वो निकाल के अब जो है ये कंसेप्ट लगाना है AM, HM और GM का, ठीक है। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इस पे डायरेक्ट बनाइए, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया है, सीरीज में दे रखा है ना, तब जाके पहले AM, GM, HM निकाल लिए, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला फिट कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या? AM का मतलब अर्थमेटिक मीन, HM का मतलब हार्मोनिक मीन, GM का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, है ना, यहाँ GM स्क्वायर होगा, ठीक है, GM स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, ये GM स्क्वायर होगा, है ना। AM इंटू HM बराबर GM का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। एक चीज़ और इसी में, अगर वो बताएगा कि इसका जो है किस सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, इस टाइप से, तो देखिए इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो AM जो है सबसे बड़ा, GM जो है उससे छोटा, है ना, और सबसे छोटा HM होता है। क्या होता है? सबसे छोटा HM होता है, ठीक है, तीनों में, ठीक है। AM सबसे बड़ा, उसके बाद GM, उसके बाद HM, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या? अब जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, कंसेप्ट नंबर ये है कि तीन कोई लगातार सम या विषम संख्या है। क्या है? तीन कोई लगातार सम या विषम है, और वो इस फॉर्म में है x-2, ठीक है, x और x+2 के फॉर्म में है, ठीक है। x-1 तीन संख्या हो गया, या तो सम होगा या विषम होगा, ठीक है, और तीनों इस फॉर्मेट में है। x-2 x+2 है, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, इनके वर्गों का योग क्या होगा? मान लो वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसको मान लेते s है, ठीक है। तो जो वर्गों का योग होगा, है ना, ये वर्गों का योग है। क्या है? वर्गों का योग। मान लो s दिया है, तब क्या करेंगे? ठीक है, s दिया है, तब जाके x निकालने का जो तरीका होगा, x जो निकलेगा वो इस टाइप से निकलेगा, x बराबर √(s-8), √(s-8) अपॉन में 3, ठीक है। तो ये x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकंड कंसेप्ट है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, x जो है बीच में है, तो ये एक तरह से मिडिल टर्म्स भी है, मिडिल टर्म्स। क्या है? मिडिल टर्म्स। तो हो सकता है ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आप x फाइंड कीजिए, लेकिन पूछ देगा ये तीन टर्म्स दिया है
और पूछेगा कि दो टर्म्स दिया है ये, और यहाँ कुछ डैश टाइप से कुछ कर देगा और ये दे देगा, ठीक है। कहेगा ये सम या विषम इस टाइप से कुछ रहेगा, ठीक है। कहेगा कि बीच वाला टर्म्स बताइए, मिडिल टर्म्स बताइए। तो आप मिडिल टर्म्स है ना x जो निकालेंगे s माइनस 8 अपॉन में 3 करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और एक कंडीशन और दिया होगा, ये जो है उसके वर्गों का योग, इसका वर्ग का योग इस प्लस इसका वर्ग का योग कर देंगे तो s आएगा। s मतलब कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, s की जगह पे कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। हाँ क्लियर है यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है ना। देखिए इसको कर भी सकते हैं, यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं प्रूफ हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन कंसेप्ट के तौर पे मैं बता देता हूँ प्रूफ भी, ठीक है। देखिए प्रूफ अगर करना हो तो क्या कह रहे हैं, x माइनस 2 है इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है, क्लियर। ये दिया है s, क्या है s दिया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x। देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर प्लस ये 4 8 हो गया, ठीक है। ये माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8 बराबर कितना s हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर s माइनस 8 हो गया, ठीक है। x स्क्वायर बराबर s माइनस 8 डिवाइड बाई 3 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर s माइनस 8 अपॉन में 3, यही तो है, यही वैल्यू है ना यहाँ पे, सेम वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ है, इसमें कोई माथा पैची वाला बात नहीं है, ठीक है, सीधा है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 440 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, 3 लगातार सम संख्या के वर्गों का। देखिए 3 लगातार सम संख्या मान लेते हैं, x एंड x प्लस चलो x माइनस 2 x और x प्लस 2 है। ये 3 सम संख्या 3 इवन नंबर है, क्या है 3 इवन नंबर है। इसका सम दिया है, वर्गों का योग दिया है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर जो है दिया है कितना 440 दिया है, ठीक है। 440 कहने का मतलब है ये है s, ठीक है। क्या दिया है, s दिया है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी क्या होगा, ये सबसे छोटी, ये बीच में ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी
यानी पहले x निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर s माइनस 8 यानी कि 440 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 अपॉन में 3 फिर रूट अंडर, ये हो जाएगा आपसे कितना, 3 कम 3 1 3 चौके 12, ठीक है 3 चौके 12, ठीक है 144 हो गया। 144 का रूट कितना होता है, ये होता है 12, तो 12 हो गया आपका ये वाला टर्म्स, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो होगा ये x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 बराबर 14 हो जाएगा। कितना, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखिए 4 संख्या है, क्या है, 4 संख्या दे रखा है लगातार में, ठीक है। या तो वो सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या दे रखा है और पूछ रहा है ना, उसके वर्गों का योग दिया है s, ठीक है। तो आपको इसमें x का वैल्यू बताना, पहले तो क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है, फिर जाके जो भी पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा, कुछ भी पूछेगा उसमें से आपको उसी के हिसाब से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इज हियर, ठीक है। द क्वेश्चन इज देयर आर 4 even number, 4 even number, there are 4 even number, okay, and for even number the number is x minus 3, x minus 3, x minus 1, ठीक है, x minus 1, x plus 1 and x plus 3. This is 4 even number, this is 4 even number, okay, and sum of a square, sum of a square of 4 numbers, of 4 numbers, of 4 numbers is equals to s, is equals to s. Then you have to find x. X, the value of x is equals to root under s minus 20, s minus 20 upon 4, upon 4. This is your answer, this will be your value of x, okay. So this is theory, this is theory. If there is 4 even numbers and the 4 even numbers are in this manner, x minus 3, x minus 1, x plus 1 and x plus 3, and the sum of a square of 4 number means sum of a square of these numbers will be given, that is s, that is s. So in such particular situation you have to find the value of x. So the value of x will be root under s minus 20 upon 4, root under s minus 20 upon 4. This is value of x, this is value of x. So my dear friends, okay, now question is 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 696 है, 4 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर का स्क्वायर
का सम जो है s कितना दिया है, ये 696 है, 696। क्लियर है। एंड बड़ी संख्या ज्ञात करना है, क्या है ना, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल बी द बिगेस्ट नंबर, व्हाट विल बी द बिगेस्ट नंबर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, you know the value of x. So the number, 4 numbers will be in this manner: x minus 3, x minus 1, x plus 1, x plus 3. Okay, so x is equals to how many? S minus 20 upon 4 root under. Okay, so here s is given 696 minus 20 upon 4 root under. Okay, so this will equals to how many? 76, 676 upon 4 root under. So the value is 26 upon 2 is equals to 13. This is value of x. You have to find the biggest number. So biggest number is equals to x plus 3. X plus 3 is equals to 13 plus 3 is equals to 16. This is your answer. This is your answer. Okay, so till now, if you have any problems, you can directly ask. You can directly ask till now if you have any problems in this regards. Okay, now next is okay, यदि 5 लगातार सम या विषम संख्या क्रमशः x minus 4, x minus 2, x plus 2 and x plus 4 हो तो इनके वर्गों का योग s है, तो जो बीच का टर्म्स होगा s minus 40 upon 5 हो जाएगा, है ना। 5 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स? 5 नंबर्स। 5 इवन या फिर ऑड नंबर हो सकता है ना। x minus 4, ठीक है, x minus 4, x minus 1, ओके, फिर है x हो जाएगा, फिर x माइनस x प्लस 1 और x प्लस कितना 4। ओके, x minus 4, x minus 2 यहाँ कर दो, x minus 2, x plus 2 and x plus 4. So these are 4 values, sorry 5 values. These are 5 values and sum of a square of these numbers are s square. S square means sum of a square of these numbers. S is equals to sum of a square is equals to s is equals to s. So find the value of middle terms. Find the value of middle terms. So find the value of middle terms means x. X is equals to s minus 40 upon 5 root under. So this is middle value. This is middle value and this is the value of x. This is the value of x. Clear है? Okay. So my dear friends, चलिए क्वेश्चंस ले रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 360 है तो मध्य
टर्म्स क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है ना, सम ऑफ 5 कंटिन्यूस sum of a square of 5 continuous even or odd number is equals to 360. Okay, so find the middle value MB is equals to root under 360 minus 40 upon 5 is equals to root under 360 minus 320 divided by 5 is equals to root under 56 520 is equals to 8. So middle terms is equals to 8. This is your answer. क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है. चलिए फटाफट लिखिए. फटाफट लिखिए. चलिए देखिए, अब कहेगा 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है. तो देखिए इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अगर 4 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या 4 अंकों की कुल संख्या अगर पूछा है तो क्या करना है बताइए. 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, वो ले लेते हैं. और चूंकि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 999. ये इससे पहले इतना या इससे पहले 3 अंक ही है ना, तो आपसे पूछ रहा है को 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो बस माइनस कर देना है. माइनस करने के बाद जो आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 4 अंकों की कुल संख्या ये हो जाएगा. जितने का भी पूछेगा है ना, उसकी बड़ी संख्या और उससे एक पहले वाला जो संख्या है उसकी बड़ी संख्या माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट दी, कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, क्या है, कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज़्यादा भटकने की बात नहीं है. ठीक है, अब देखिए कुछ बात ऐसा है कि जहाँ कंसेप्ट की बात होगी वहाँ पर हम काम कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित समस्याएं. ठीक है, मान लो यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का योग s है, तो दाई एवं इकाई के अंकों का योग s/11 हो जाएगा. ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या, मान लो 2 अंकों की कोई संख्या x और y है,
क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या x और y है और कह रहा है उसके अंकों को पलटने पर, तो देखो अंकों के पलटने पर बन जाएगा संख्या yx, क्या बन जाएगा yx, ठीक है। बनी नई संख्या का योग s हो, तो देखो दोनों को जोड़ने पर यानी कि x y और प्लस yx ये हो जाता है s, कितना हो जाता है, तो दहाई एवं इकाई के अंकों का योग यानी कि आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई का योग क्या होगा, दहाई एवं दहाई के अंकों का योग जो होगा ये हो जाएगा s/11, कितना हो जाएगा s/11 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या है x y मान लेते हैं, उसके अंक को पलट दे रहे हैं, ठीक है। तो अंक को पलट देने पे yx हो जाएगा संख्या, ठीक है, yx हो जाएगा। अब कह रहा है संख्या को पलटने पर दोनों संख्या को है ना जो मतलब एडिशन होता है, जो सम होगा वो s है, क्या है s है। तो पूछ रहा है इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना होगा, तो योग जो होगा s/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा s/11 हो जाएगा। इसको आप कर भी सकते हैं, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, है ना, इसको आप लिख सकते हो 10x प्लस वाई, क्लियर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों क्या करेंगे 10x प्लस वाई और प्लस में 10y प्लस x, क्या कर दिया जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये आपका s बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे 11x प्लस में 11y बराबर s बन गया, ठीक है ना। 11 कॉमन ले लिया है, x प्लस y बचा, ठीक है, ये हो गया आपका s, है ना। वही तो पूछ रहा है, देखिए x प्लस y पूछ रहा था, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग पूछ रहा था। s अपॉन ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड नहीं हो जाएगा, s/11 हो गया। तो यही तो आपको बताना था, ठीक है, ठीक है। यही चीज बताना आपको, क्लियर है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये कंसेप्ट लगाइए, क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत घूमना नहीं है ना। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ये इसी कंसेप्ट पे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है